Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 जुलाई 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अंगोला को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसमें बात करी गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन को लेकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि ये जो टेरेन और जो फैसिलिटीज़ हैं वो अफेक्ट करेंगी डिलिमिटेशन को, यानी कि जो ये भूखंड है वहाँ का, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हुआ आएगा, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा इस डिलिमिटेशन को, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना यह है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन है ये अपनी एक फाइनल रिपोर्ट लेकर आएगा, और जो ये रिपोर्ट है ये 2011 के सेंसस के ऊपर बेस्ड होने वाली है। और इसके अंदर ये भी आपको देखने को मिलेगा ये जो टोपोग्राफी है, या फिर अलग अलग तरीके से आपको ये भूखंड देखने को मिलेगा, या फिर कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं इनका कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा डिलिमिटेशन के ऊपर। अब देखो हो क्या रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन हो रहा है। डिलिमिटेशन मतलब कि जो बॉर्डर्स हैं उनको फिक्स किया जा रहा है, जो उनकी लिमिट्स हैं उनको फिक्स किया जा रहा है। अब देखो एक टाइम पर ये करना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है। अब देखो मान लो कि आज के टाइम पर मान लो 2000 ये कोई भी सपोज कर लो जैसे कि 2021 चल रहा है, ठीक है। 2021 के अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई है, डिलिमिटेशन अभी हुआ है, लेकिन इसको कंपेयर करें हम लोग साल 2030 से, तो 2030 के अंदर पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। जो आज के टाइम पर रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि मान लो आज के टाइम पर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एमएलए है, ठीक है, एक एमएलए के अंडर में नीचे आपको 1 लाख लोग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरे एरिया में अगर हम बात करें जो वहाँ पर दूसरा एमएलए है, तो वहाँ पर एक एमएलए के अंडर में कितने होंगे, 10 लाख लोग होंगे, ठीक है। मतलब क्या है, पॉपुलेशन कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम, जो पॉपुलेशन बढ़ गई है इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग हो चुका है। तो इसको इक्वली रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि एक एमएलए के अंडर में यहाँ पे अलग अलग तरीके से इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए क्या होता है, ये डिलिमिटेशन किया जाता है, ठीक है। उसी वजह से तो हमारा ये नया पार्लियामेंट बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर सीट्स को बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अब सीट्स को भी बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा एमएलएज वगैरह, ज़्यादा एमपीज़ वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं, क्या है एग्जैक्टली डिलिमिटेशन, और मैं आपको सिलेबस से लिंक करता हूं। तो देखो ये है डिलिमिटेशन, आपका ये जो पॉइंट है ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर जीएस पेपर 2। और जीएस पेपर 2 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। अब पहले बात करें डिलिमिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हो। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट और या फिर एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन को ये बंदा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो भी आप कह सकते हो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी बाउंड्रीज को लिमिट कर देना, फिक्स कर देना, वो डिलिमिटेशन कहलाता है। क्यों किया जाता है डिलिमिटेशन? पहला पॉइंट वही बोलता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए हर एक पॉपुलेशन को, ठीक है। उसलिए यहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक मेन कारण यही है जो कि आपको लिखना ही लिखना है। अब देखो डिलिमिटेशन कैसे लाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 82 के अंडर जो ये पार्लियामेंट है ये एक डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट किया है इसने, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हर एक सेंसस के बाद, हर 10 साल के बाद क्या होता है, यहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस लाया जाता है।
आर्टिकल 170 के अंडर में अगर हम बात करें, स्टेट्स को भी डिवाइड कर रखा है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ये डिलिमिटेशन एक्ट के अंडर में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो हर 10 साल बाद यहाँ पर ये भी किया जाता है, स्टेट्स को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद पहला जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया था 1950 से लेकर 1951 के टाइम के बीच में यहाँ पर पहला डिलिमिटेशन आया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है इसको भी बनाया गया 1952 के अंदर में, और उसके बाद बहुत बार आपको देख पाओगे डिलिमिटेशन किया गया है 1952, 1963, 1973 और फिर 2002। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार में हमने आके लिमिट सेट कर दी थी कि अब 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख पाओगे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वर्क चल रहा है। और डिलिमिटेशन फिर कमीशन की बात आ रही है, तो मतलब कि ये यहाँ पर एक कमीशन होता है जो कि इन सब चीज़ों को देखता है। ठीक है, डिलिमिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो ये जो कमीशन है इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है। और ये कमीशन मिलकर काम करता है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और इस कमीशन के अंदर कौन कौन होता है? तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और एक होता है रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर भी होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कमीशन बिठाई जाती है, देन उसके बाद ये वर्क करता है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं। तो देखो, ये यहाँ पे डिलिमिटेशन के बारे में समझाया गया है कि ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दी हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली अब की बार देखो, इसके अंदर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र साहब, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है 24 सीट्स तो रिजर्व्ड हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाली, ठीक है, जिसको हम लोग पीओके वाला एरिया बोलते हैं, वहाँ पर कोई भी डिलिमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देन उसके बाद ये जो कमीशन है ये इसके अंदर आप देख पाओगे अब की बार है नंबर ऑफ सीट्स जो है रिजर्व करी जा रही हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे अलग काम हो रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है जो ये सीट्स रिजर्व करी जा रही हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, इससे पहले शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व नहीं करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। अब की बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है। तो ये अलग चीज़ हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ और यहाँ पर वो आपको देखने को मिल जाएगी, वो ये है कि इसके अंदर आपको एसटीज़ यानी शेड्यूल ट्राइब्स पहली बार इंक्लूड करे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। खासकर जो बाकरवाल होते हैं या गुज्जर्स होते हैं, इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के अंदर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सा आर्टिकल आता है यहाँ पर। अगेन ये आर्टिकल भी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बताता रहूँगा कौन कौन से जीएस पेपर से आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करी जा रही है अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट किया गया था, एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अब ये बोलता है एक तरीके से जो अपोजिशन साइड ये बोलती है कि ये जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है ये कहीं ना कहीं स्टेट्स के राइट्स के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेट्स के राइट्स से इसका आप कह सकते हो डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। स्टेट्स के राइट्स को हड़पना चाहता है ये, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या है। ठीक है, तभी उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को समझ पाओगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक नया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट किया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका जो विजन है या फिर आप कह सकते हो जो थीम है वो है साकार से समृद्धि, इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ जो ये मिनिस्ट्री है ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क चलाएगी जहां पर एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके कंट्री के अंदर। कोऑपरेशन क्या होता है? आपस में मिलजुल कर चलना। ठीक है, तो ये कोऑपरेशन को आपस में मिला जुला, ये जो आपस में कोऑपरेशन है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट किया गया है। ये क्या करेगा, जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको एक तरीके से आप कह सकते हो उनकी भी हेल्प करने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करने वाला है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, उसको भी खासकर जो कोऑपरेटिव्स के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम से आप समझ रहे होंगे, लेकिन अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि देखो बोला ये जा रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है इसको कौन गवर्न कर रहे हैं? होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, अब जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला है जो ये मिनिस्ट्री है ये एक सेपरेट लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क देने वाली है, जो कि अभी हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी, जैसे कि और भी कोऑपरेशन प्रोवाइड करवाएगी बहुत सारे एरिया के अंदर। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जाएगा। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके जो आप कह सकते हो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके जो प्रोसेस है उसको और थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में बढ़ाया जाएगा।
ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओपोजिशन लीडर्स यहाँ पर ये बोलते हैं ये जो कदम उठाया गया है एक तरीके से हाईजैक है। ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, ये एक तरीके से करंटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फॉल होता है। लेकिन हो क्या रहा है, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसके ऊपर कंट्रोल सेंटर करना चाहती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना दिया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने के बाद उसके जो एक तरीके से गवर्न करने वाले लीडर होंगे वो होंगे होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमित शाह इंचार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के। हालांकि ये जो कोऑपरेटिव है, ये जो कोऑपरेटिव है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये किसके अंडर में आता है, अंडर द एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट। आपको स्टेट लिस्ट मालूम होगा, एक स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट के बारे में, हाँ बिल्कुल वही वाली है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो एंट्री 32 है अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये करी जा रही है कि इसके ऊपर भी यहाँ पर सेंटर कंट्रोल करे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो चीज़ें अपोज करी गई हैं कुछ लोगों के द्वारा। ओके, नाउ देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर बात करी गई है इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, जैसे जैसे इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, ऐसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब जी का कहना है। अभी हो क्या रहा है, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अभी हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल आगे भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्किप कर सकते हैं, आगे प्रॉपरली इसको डिस्कस करने वाले हैं क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। आगे पेज पर ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसमें बोला गया है जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो बेंच है दिल्ली के अंदर, ये कोई सुपीरियर नहीं है। आप कह सकते हो पहले तो इसको सुपीरियर ही बोला जाता था। जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, इसने पहले यहाँ पर इसको सुपीरियर का करार दिया गया था कि जो दिल्ली के अंदर ये आप कह सकते हो एनजीटी की बेंच है, ये एक सुपीरियर वाली, एक सबसे ऊपर देखी जाएगी। जो बाकी सारे अदर बेंचेस हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंडर में आएंगे। लेकिन अब क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि एनजीटी बेंच दिल्ली के अंदर अब कोई सुपीरियर नहीं रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सब एक बराबर हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने लायक। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो काफ़ी पढ़ाया है, कल ही हमने इसको पढ़ा था, तो कल ही पढ़ा था, तो आज रिवाइज करने के लिए आपको इसके बारे में बताना है। देखता हूँ कितने अच्छे से सुना था। एनजीटी को कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो एनजीटी का क्या पर्पज़ है, ये ज़रूर बताना, क्योंकि एनजीटी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मेन क्या पर्पज़ है इसका, ये ज़रूर बताना। ओके, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है जो जर्नलिस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं अगेंस्ट द सेडिशन लॉ। कहना यह है ये जो सेडिशन लॉ है इसका काफ़ी बुरी तरह से यूज़ किया जाता है, यूज़ क्या कह सकते हो, मिसयूज़ किया जाता है। और एक तरीके से जो फ्री स्पीच है, यानी कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सप्रेस करता हुआ नज़र आता है, ऐसा यहाँ पर जर्नलिस्ट का कहना है। अब आप कहोगे चलो ये हो गया एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये सेडिशन लॉ देखने को मिलेगा। ये हर साल न्यूज़ में रहता है और यहाँ पे आप कह सकते हो सकता है इस बार ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेडिशन लॉ क्या है, ये अगेन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा, सिलेबस से ही सारे पॉइंट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें सेडिशन लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, इसके इतिहास की, तो सेडिशन लॉ को इनेक्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश जो है इस लॉ को लेकर आया था। और ब्रिटिश क्यों लेकर आए थे, ताकि जो है उनके खिलाफ कोई कुछ बोले ना, उसी वजह से यहाँ पर इस एडिशन लॉ लेकर आए थे। अगर कोई खिलाफ में बोलता है तो उस बंदे के खिलाफ स्टेप्स उठाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो लॉ है इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1873 में, किसके द्वारा, थॉमस मैकॉले के द्वारा। और उसके बाद लगभग आप कह सकते हो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर इसको इनेक्ट किया गया 1860 के अंदर। जो सेक्शन 124A है इसको इंसर्ट किया गया था 1870 में। अब यहाँ पर सेक्शन 124A को इंसर्ट करने के बाद जो 1870 के अंदर इंसर्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पर एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब कि अब ये जो हमारा सेडिशन है आज के टाइम पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आज के टाइम पर जो सेडिशन है बेसिकली एक क्राइम है। इसको हिंदी में बोलने तो राजद्रोह बोल दिया जाता है। तो ये एक क्राइम है किसके अंडर में, सेक्शन 124 के अंडर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेक्शन 124A को इंसर्ट भी कर लिया था 1870 में। तो इसके अंडर जो आईपीसी का 124A है इसके अंडर ये क्राइम है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो सेक्शन 124A है इंडियन पिनल कोड का, ये सेडिशन की एक डेफिनेशन बताता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज मेरा हेडेक काफ़ी ज़्यादा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है। तो थोड़ा सा बहुत हो सकता है यहाँ पर अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको इसको मैनेज कर लेना और बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज हिम्मत नहीं हो रही थी रिकॉर्ड करने की, लेकिन फिर भी चलो करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ख़त्म करते हैं वीडियो को।
नाउ यहाँ पे बात करते हैं सेडिशन की। तो सेडिशन बेसिकली एक ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब एक क्राइम है। मान लो कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ यहाँ पर बोलता है, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या, उसके खिलाफ अगर कुछ बोलकर, लिख कर, साइन कर कर या अपनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर ये सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, ये राजद्रोह का चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अंदर ये चीज़ भी है, देखो अगर कोई काम बिल्कुल लीगल है, यानी कि अगर एक बंदे ने बिल्कुल सही मतलब मुद्दा उठाया है कि हाँ सरकार ने गलत किया है, ठीक है, और वो बात उठाई जा रही है, तो वहाँ पे सरकार ये स्टेप्स नहीं उठा सकती है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, तब भी सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तभी इसको यहाँ पर सेडिशन का मिसयूज़ बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पनिशमेंट की बात करें इसके अंदर, तो पनिशमेंट की सबसे बड़ी बात तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पे आपको बेल भी नहीं मिलती है। और उसके बाद जो ये सज़ा वगैरह है, जेल होती है 3 साल की, और इसको 3 साल को बढ़ाकर लाइफ टाइम यानी उम्र कैद भी करा जा सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें फ़ाइन वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ वगैरह है वो छीन ली जाएंगी, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज़ है वो भी आपसे छीन ली जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे आईटी रूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। आईटी रूल्स के बारे में कल ही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, इस वजह से आज मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं डिस्कस करता, लेकिन आज हेडेक ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा सपोर्ट करना, थोड़ा सा जो है आप लोग भी इसको कवर कर लेना, ठीक है। आईटी रूल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता है कि मुझे पढ़ना कहाँ से है, तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो अभी आप लोगों ने जितने भी नोट्स देखे हैं नीचे, सेडिशन वगैरह के जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ में तो मिलेंगे। न्यूज़पेपर पीडीएफ के साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम पर एक और चैनल ज्वाइन कर लेना है, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके आपको मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी हो क्या रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपने जो आईटी रूल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट के अंदर दर्ज करे गए थे, तो हाई कोर्ट से केसेस यहाँ पे ट्रांसफ़र करे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बारे में चर्चा हो रही है। मतलब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब वही है कि आईटी रूल्स पढ़ना है आपको। आईटी रूल्स मैं ऑलरेडी इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को रट चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, बताते हैं कि हम लोग इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं कि हम लोग को ये जो छोटी मोटी चीज़ें एनआईए, ईडी और ये सारी चीज़ें, ये हमें एलकेजी का सिलेबस लगने लगा है। तो इस टाइप के यहाँ पे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो ऐसा ही होता है, डेली बेसिस पर अगर यहाँ पे रिवीजन होता रहता है तो फिर इजी लगने लगेगी चीज़ें, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये तो मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया है, मैं इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि आप लोग जाकर मिनिस्ट्रीज़ को पढ़ लेना, जो कि अभी हाल ही में जो है नए नए मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मिनिस्टर्स पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। जैसे कि सिविल एविएशन का जो ये पूरा मुद्दा है वो कौन संभालेंगे, वो संभालेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर ये संभालने वाले हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बदल चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग बदल चुके हैं। अच्छा ये बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आज के टाइम पर जो है आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन बदल कर क्या नया नाम आ रहा है, वो ज़रा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके रिगार्डिंग पिक्चर मैंने टेलीग्राम पर सेंड करी दी है, उसको देख लेना, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी जा रही है एक पार्लियामेंट्री पैनल, जो कि एक तरीके से यहाँ पे एक ज़रूरत है एक किसकी, तालमेल की, किस किस के बीच में, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और जो प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं उनके बीच में। अब क्या मुद्दा है, मुद्दा ये है, देखो सही से आज के टाइम पर फोरकास्टिंग नहीं हो पाती है मॉनसून की। जैसे कि यहाँ पर पहले भी पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था, पिछले साल भी हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स कवर करे थे। पिछले साल ये जून के टाइम की बात है, और जो बहुत सारे एडिटोरियल, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, एडिटोरियल्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, कि जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका वर्क थोड़ा सा सही से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप कह सकते हो एक ही चीज़ के ऊपर, यहाँ पर एक हम लोग एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर ये जो मौसम विभाग है भारत का, ये क्या काम करता है, ये काम करता है वेदर को फोरकास्ट करना, यानी मौसम का एक तरीके से अंदाज़ा लगा के बताना कि कल कैसा मौसम होने वाला है। मौसम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइक्लोन्स वगैरह होती हैं, इनकी भी ये लोग फोरकास्टिंग करके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक अर्ली वार्निंग सब लोगों को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि आईएमडी सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। इस टाइप के आर्टिकल्स पिछले साल जून में बहुत सारे कवर करे गए थे। अब क्या होता है, सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब कि सही से एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है। अब उस चीज़ को देखते हुए एक सोल्यूशन आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, आईएमडी के साथ जो हमारे प्राइवेट फोरकास्टर्स, यानी कि बहुत सारी प्राइवेट लोग भी हैं जो कि यही काम करते हैं, वेदर को फोरकास्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे कि ना ये वर्क और ज़्यादा बढ़िया हो जाए। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि ज़रूरत आज के टाइम पर यही है कि एक बढ़िया तालमेल होना चाहिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और प्राइवेट फोरकास्टर्स के बीच में, ताकि जो कन्फ्यूजन वगैरह रिगार्डिंग
साइक्लोन्स और फ्लड्स के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, दोनों मिल जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे। अब भाई एक बंदा है जो काम कर रहा है, उसके साथ एक दूसरा एक्सपर्ट भी आ जाएगा, तो वो दो का दिमाग हो गया, वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। ओके, आईएमडी का हेडक्वार्टर वगैरह आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। पहले इसका हेडक्वार्टर अलग अलग जगह से शिफ्ट करेगा न्यू दिल्ली के अंदर। काम इसका क्या है वो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जजेस को यहाँ पर एक एम्परर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। छोड़ सकते हो आर्टिकल को। फिलहाल यहाँ पे क्या है ना कि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं ये वाला आर्टिकल छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब फिलहाल कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। देखो, आप स्किप भी कर सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं भी काफ़ी हद तक आर्टिकल्स कवर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो ये जजेस हैं उनको एक एम्परर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको बुला लिया जाता है, उनको समन कर लिया जाता है। तो उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, आपको एक लाइन ऑफ सेपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो जुडिशरी की पावर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो आप एम्परर की तरह ना देखें, मतलब सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों की जो पावर्स है उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन रखना है। जो जुडिशरी है उसकी पावर्स अलग हैं, एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग हैं। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, ज़्यादा इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला तो नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछने वाला हूँ। वो यहाँ पर सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। आप लक्ष्मीकांत का जो ये बुक उठा के देखोगे तो उसके अंदर पूरा चैप्टर है ये सीबीआई का। अब क्या है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ा रखा है सीबीआई के बारे में, बहुत बार पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत सारे नोट्स भी भेज रखे हैं। अब क्या है, सीबीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लेना, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं कितने कॉमेंट्स आता है, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट डे पर यानी कल अगेन मैं बता दूंगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। चलो, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हिमालयन याक्स को यहाँ पे इंश्योर करने की ज़रूरत है। मतलब हिमालयन याक, जो याक क्या होते हैं आप लोगों को ये देखना होगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर ये जो याक है तो इसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने की बात करी गई है। जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, इसने यहाँ पर एक बहुत शानदार सा मूव उठाया है। वो क्या है, देखो, जो ये हाई ऑल्टीट्यूड पर यानी ऊंचाई पर, खासकर हिमालयन बेल्ट पर ये जो याक रहते हैं, ये आज के टाइम पर बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे हैं। परेशानियां क्या है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, और ये लोग रहते हैं ठंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो इंसान ठंड में रह रहा है वो उसके लिए गर्मी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हुआ ये नज़र आएगा। नाउ, जो ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है, जिसको हम लोग एनआरसीवाई बोलते हैं, यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, दिरंग के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने टाई अप किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, और टाई अप करने के बाद एक तरीके से इंश्योरेंस वगैरह करवाया गया है इन चीज़ों का। वो क्या है, देखो, ये जो कंट्री की, पहली बात तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बातचीत करी गई है। कंट्री वाइड पूरे आप कह सकते हो देश भर में जो ये याक की पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है, और उसके पीछे का रीज़न एक आपको क्लाइमेट चेंज ही देखने को मिलेगा। ये जो वेदर पैटर्न है ये देखने को मिलेगा, तो उसी वजह से इनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे कि जो ये याक ओनर्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर इन याक के बेसिस पर इनके जो ओनर्स हैं वो एक तरीके से इनको प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, एक तरीके से याक ओनर्स को प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बातचीत करी जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है, उनको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड होगा तो फिर जो है उनका कहीं ना कहीं हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी। भले ही छोटी सी हेल्प हो, लेकिन डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जो भी आज के टाइम पर बहुत सारे रिस्क हो रहे हैं, वेदर कैलेमिटीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से। ठीक है, देन उसके बाद और क्या है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, आपसे पूछा भी जा सकता है। ये 4 साल अब की रिपोर्ट है, और यहाँ पर रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो याक की पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती हुई नज़र आई है 2012 से लेकर 2019 के बीच में। और आज के टाइम पर जो टोटल याक की पॉपुलेशन है वो आपको 58,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग 26,000। उसके बाद अलग अलग एरियाज़ बताए गए हैं, जहाँ पर कहीं पर 5,000, कहीं पर 2,000, कहीं पर 1,000। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, अगर हम इसको ऑल ओवर देखें तो ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इनके प्रति यहाँ पे क्या इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, जिससे कि जो याक ओनर्स हैं उनको भी यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नीचे एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, जो IGNCA को रिलोकेट किया गया है, यानी कि एक तरीके से जो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है
इसको अभी रिलोकेट किया गया है कहाँ पर, जानपथ में। ठीक है, इसका भी उद्घाटन किया गया था 1 जुलाई को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगले महीने हो सकता है इसको ओपन कर दिया जाए। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इसको ओपन नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे आपको बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह नज़र पड़ेंगी। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, इसके लिए एक अच्छी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे चल रही है। ठीक है, काम चल रहा है एक बिल्डिंग का, तो बाद पे से चीज़ें बाद में शिफ्ट करी जाएंगी, लेकिन अभी के लिए ये एक होटल के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो नए न्यूली शिफ्ट किया गया है IGNCA के ऑफिस को, कहाँ पर, जनपथ होटल के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा करी गई है। अभी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वगैरह काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद चीज़ों को वापस से वहाँ पर डाला जाएगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये आने वाले टाइम पर ऑलरेडी आपको एक बार और आर्टिकल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको यहाँ पे वैक्सीन लेनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई थी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था कि प्रेग्नेंट वीमेन को वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कहीं इसके वैक्सीन का उनके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ ये बोलती थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बोलती थी, लेकिन देन उसके बाद और स्टडीज़ करी गई और रिपोर्ट्स यहाँ पर ये आती हैं जिसमें ये बताया गया कि बिल्कुल हम लोग प्रेग्नेंट वीमेन को ये वैक्सीन दे सकते हैं। इससे इनफैक्ट यहाँ पर इनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी अगर हम कंपेयर करें नॉन प्रेग्नेंट से। तो उसी के साथ यहाँ पर ये बोला गया है जो प्रेग्नेंट वेमेन है इनके लिए हमें एक इंटेंसिव केयर चाहिए होती है, यानी कि एकदम आप कह सकते हो अच्छे से देखभाल चाहिए। तो उसी वजह से यहाँ पर ये वैक्सीन वगैरह ले सकती हैं और वैक्सीन लेनी भी चाहिए अपने लिए और साथ ही साथ अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ही दे रखा है जिसमें आप देख पाओगे 2 केसेस देखने को मिले हैं कोविड कप्पा वेरिएंट के, और ये यूपी के अंदर फाउंड करे गए। अब क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको मालूम होगा कप्पा वेरिएंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। वो कैसे बनेगा, देखो अभी हमने देखा था वेरिएंट 2 कैटेगरीज बांट रखी है, एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की और दूसरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की। तो आप लोगों को बताना है ये जो कप्पा वेरिएंट है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या फिर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ज़रा ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है भीमा कोरेगांव के बारे में। तो जो ये भीमा कोरेगांव का केस हुआ था आपको मालूम होगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह पैनल वगैरह जारी है। अब क्या है कि ये जो 2018 में भीमा कोरेगांव के अंदर ये वायलेंस क्रिएट हुआ था, पूरा का पूरा ये हिंसा क्रिएट हुई थी। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये जो वायलेंस क्रिएट होता है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसके लिए यहाँ पर एक पैनल वगैरह को बैठा रखा था। लेकिन अब क्या है, वो पैनल अगले महीने से वर्क करेगा। अभी यहाँ पर कोविड की वजह से वो पैनल वर्क नहीं कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो अगले महीने से चालू होगी, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये हमारे एग्जाम के लिए, वो आपको ये भीमा कोरेगांव देखने को मिलेगा। ये आपका GS पेपर 1 हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये भीमा कोरेगांव पैटल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ GS पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो ये जो बैटल है, ये युद्ध है, ये लड़ा गया था भीमा कोरेगांव के अंदर, जो कि आपको एक गांव देखने को मिलेगा पुणे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बैटल हुआ था आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1818 के अंदर ये पूरा का पूरा बैटल हुआ था। और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यानी इतिहास है वो क्या है, पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है 1 जनवरी 1818 में इसका बैटल हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो एक साइड थी और साथ ही साथ जो पेशवा के फोर्सेस थे, पेशवा आर्मी थी वो एक साइड थी, यानी कि दो के बीच में लड़ाई हुई थी ये ब्रिटिश आर्मी और पेशवा आर्मी के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है इनको किसने ज्वाइन किया था, इनको ज्वाइन किया था दलित सोल्जर्स ने, यानी जो दलित सोल्जर्स थे या फिर माहर कम्युनिटी थी, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश आर्मी को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि जो ये पेशवा बाजीराव टू थे इन्होंने माहर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया। ठीक है, उनको सर्विस से निकाल दिया गया, तो फिर मार कम्युनिटी ने जाकर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर इस जो ये बैटल है इस बैटल को ये बोला जाता है लो कास्ट बैटल और अपर कास्ट बैटल के बीच में हुई थी, जहाँ पर लो कास्ट जो ये लो कास्ट वाले लोग हैं उन्होंने जो है एक तरीके से जीत हासिल कर ली थी इन अपर कास्ट वालों पर। कैसे, तो देखो मैंने अभी आपको बताया जो ये दलित कम्युनिटी है इन्होंने क्या करा, इन्होंने जाकर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया और फिर जब इनके बीच में ये बैटल हुई तो ब्रिटिश आर्मी ने जीत हासिल कर ली थी पेशवा के ऊपर, तो यहीं पर जो है दलित लोग जीत गए थे। तो उसी वजह से यहाँ पर इस बैटल को बोला जाता है विक्ट्री अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट के ऊपर जो भी भेदभाव होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जीत तो यहाँ पर हुई है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। ठीक है, और ध्यान ये रखना है जो ये 3rd एंग्लो मराठा वॉर थी उसकी ये एक लास्ट बैटल थी भीमा कोरेगांव, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। ये पूरा का पूरा 11 और 12 पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट से भरा पड़ा है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा हेडेक बढ़ चुका है, क्या करें चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है, 30 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, चलो हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है जो बाइडन डिफेंड कर रहे हैं अफगान पुल आउट को लेकर, ठीक है। अब अफगान पुल आउट को लेकर क्या डिफेंड कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। कि एक तरफ से यूएस आर्मी जो यूएस ट्रूप्स अपने विड्रॉ करता हुआ नज़र आ रहा है, और यूएस ने एक डेडलाइन सेट कर रखी है 11 सितंबर की। इनफैक्ट उससे पहले अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। लेकिन आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर लगभग आप कह सकते हो जो तालिबान है, तालिबान अपने पूरी तरह से कंट्रोल बनाया पड़ा है। तालिबान क्या है? तालिबान देखो, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेजिग्नेट करती हैं। इनका 50 से 70 हज़ार तक का ये ग्रुप है एक, और जो कि काफ़ी तेज़ी से कब्जा करता हुआ नज़र आ रहा है। किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अभी स्टेटमेंट ये भी आ रहे हैं कि तालिबान ने लगभग 85% तक अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तालिबान ने क्लेम किया है फ्राइडे में कि इसको कंट्रोल कर 85% तक जो अफगानिस्तान है उसको कंट्रोल किया है। और एक तरीके से अभी ये कंट्रोल क्यों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि यूएस के ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। यूएस के ट्रूप्स कब आए थे अफगानिस्तान में? तो आपको मालूम होगा साल 2001 में यूएस के ट्रूप्स अफगानिस्तान के अंदर एंटर किए थे। एंटर क्यों किए थे? क्योंकि यूएस के अंदर एक उस समय हुआ था एक अटैक, और वो अटैक किया गया था अलकायदा के द्वारा। और अलकायदा जो है वहाँ पर उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के अंडर में रहता था, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर इनको ही मारने के लिए जो है ये यूएस घुसा अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान से पहले ही बोल दिया था, अफ़गानिस्तान पे उस समय कंट्रोल तालिबान का हुआ करता था, तो तालिबान से बोला कि देखो आपको टेररिज्म को ख़त्म करना है, आप क्या करो, ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो, यूएस ने बोला। और उसी के साथ जो ये अलकायदा है या फिर टेररिज्म है उसे अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर दो। अब ओसामा बिन लादेन को क्यों मांग रहा है यूएस? क्योंकि ओसामा बिन लादेन का भी एक हाथ था इसमें, इस अटैक के पीछे, जो ये अटैक हुआ था यूएस के अंदर। इसको हम लोग 9/11 अटैक भी बोलते हैं, और पहले क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर 9/11 अटैक से ही, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ अब क्या हो रहा है, ये 20 साल पूरे हो चुके हैं, साल 2021 चल रहा है, क्योंकि वो बात साल 2001 की थी। और उसमें उस समय क्या हुआ, जो यूएस के ट्रूप्स है वो सब अफगानिस्तान के अंदर घुसे टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और आप कह सकते हो कि उसके बाद से यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर कंट्रोल करते हुए आए। कंट्रोल क्या कह सकते हो, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर शांति बना रखी है, क्योंकि एक तरफ तालिबान रहता है, एक तरफ अफगानिस्तान सरकार रहती है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर पीस बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया यूएस के ट्रूप्स ने। ऐसा यहाँ पे जो बाइडन ने बोला है कि यूएस के ट्रूप्स ने एफिशिएंटली वर्क किया है। लेकिन ये है कि हम लोग कब तक अफगानिस्तान को बिल्ड करेंगे? क्या अफगानिस्तान पूरा का पूरा हमें ही बनाना है? क्या हम ही वहाँ पे डेवलपमेंट करने वाले हैं? ऐसा तो नहीं होने वाला है। अफगानिस्तान को अपना फ्यूचर खुद सेट करना पड़ेगा, ऐसा जो बाइडन का स्टेटमेंट है। बाकी कोई सपोर्ट वगैरह आता है तो सपोर्ट वगैरह यहाँ पे यूएस प्रोवाइड करवाएगा। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि मैंने अभी आपको सिंपल शब्दों में समझाती हैं। ये अफगानिस्तान का डिस्प्यूट क्या है, साथ ही साथ आज के टाइम पर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है जिसमें श्रीलंका और चाइना के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चाइना और श्रीलंका के जो रिलेशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम के, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना ने बहुत ज़्यादा भर भर के इन्वेस्टमेंट करी है श्रीलंका के अंदर। लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आप देख पाओगे। $2 बिलियन का जो लोन है वो दे रखा है, करेंसी स्वैप फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, सिनोफार्म वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई, $1 मिलियन डोनेशन दिया गया $1 मिलियन का। देन उसके बाद 6 मिलियन आप कह सकते हो प्रोक्योरमेंट के लिए दिए गए। मतलब बहुत सारा पैसा दिया गया है चाइना के द्वारा श्रीलंका को। आज के टाइम पर एक तरीके से श्रीलंका दूसरा पाकिस्तान नज़र आएगा, और जल्द से जल्द ये दूसरा पाकिस्तान ही हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को पूरा का पूरा लोन वगैरह देकर डेट ट्रैप के अंदर फंसा रखा है, उसी तरीके से श्रीलंका को भी डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है। नाउ डेट ट्रैप के बारे में ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन आया है डेट ट्रैप के वर्ड से। डेट ट्रैप का मतलब होता है पैसा देके इतना लोन दे देना उस कंट्री को कि उसको लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ जाए। ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। चाइना ने इतना सारा लोन प्रोवाइड करवा रखा है। ऑब्वियसली बात है, अब इतना लोन प्रोवाइड करवा रखा है जितना वो कंट्री चुका नहीं सकती, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, जो वो कंट्री कहेगी वो करना भी पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो पाकिस्तान के साथ यही हाल है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है। अब क्या हो रहा है, श्रीलंका के अंदर यह हाल देखने को मिल रहा है। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिलेशंस ऑब्वियसली बात अच्छे हो गए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एक पोर्ट भी बनाया जा रहा है वहाँ पर,
आपको मालूम होगा जो ये कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये चाइना बैक्ड है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था श्रीलंका का। श्रीलंका ने बोला था ये जो कोलंबो पोर्ट सिटी है जो श्रीलंका के अंदर बनाई जा रही है ये चाइना बैक्ड है, चाइना का सपोर्ट है, इसमें चाइना का स्टेक होल्डर ज़्यादा होगा। और इसी की वजह से जो वहाँ पर श्रीलंका के अंदर ओपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने काफ़ी कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है पूरी तरह से चीज़ों के ऊपर फिर कब्ज़ा करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर चाइना ने किस तरीके से अपना ये रोल किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। फ़िलहाल चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में बताया गया है। आज के टाइम पर दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो चुकी है, काफ़ी बढ़ चुकी है। पार्टनरशिप बात करें या रिलेशनशिप बात करें, दोनों ही काफ़ी अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुकी हैं जिस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ओके, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर चाइना का काफ़ी बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। चाइना बिना फ़ायदे के यहाँ पर क्यों आएगा, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ बोला ये भी जा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया के साथ आज के टाइम पर रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं श्रीलंका के, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है भारत श्रीलंका का, तो उसके लिए इन दोनों के रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का कहना भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है, इंडिया जो है एक ऑर्गेनिक पार्टनर रहने वाला है श्रीलंका का। ऑब्वियस सी बात है हेल्प जो है इंडिया ही बाद में करने वाला है, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्री फायर हुआ, मतलब कि फैक्ट्री के अंदर एक आग लगी है और काफ़ी भयंकर आग थी जिसमें लगभग 52 लोगों की जान गई है, ठीक है। 52 लोगों की काफ़ी दर्दनाक मौत हुई है और ये काफ़ी भयंकर आग लग चुकी थी। आपने कल न्यूज़ में देखा भी होगा, कल से इसको कवर किया जा रहा है, कल एग्जैक्टली रात से इसको कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर लगभग 52 लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इतनी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो गई इस फैक्ट्री के अंदर कि इतनी ज़्यादा आग लग गई थी कि लोग जो है खिड़की से कूद कूद कर भागने लगे थे। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह शेयर करी गई हैं इंटरनेट पर, बट यहाँ पर न्यूज़पेपर में यही पिक्चर आई है और मतलब समझ सकते हो जब 52 लोगों की जान गई है तो फिर क्या सा सिनेरियो होगा और कैसी यहाँ पर आग लगी होगी। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारी इंपॉर्टेंट, ये मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। तालिबान आज के टाइम पर 85% तक अपना कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आज हम क्या करते हैं ना, बिजनेस पेज को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एडिटोरियल रह जाएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है। अब ये मत कहना कि हाँ पहले वाला डिस्कस नहीं किया, कल संडे है, कल मैं सेपरेट यहाँ पे लेक्चर लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं अपने 2 जुलाई, मुझे याद है, देखो मैं कभी भी इनजस्टिस नहीं करने वाला। 2 जुलाई का 2 जुलाई के 2 एडिटोरियल रह गए हैं, मुझे दोनों के टॉपिक भी याद हैं। स्मार्ट सिटी का लेकर एक टॉपिक है और दूसरा आप कह सकते हो एक टॉपिक था, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, एक तो स्मार्ट सिटी का टॉपिक था, हाँ दूसरा यहाँ पे GNCT डे के बारे में था। इसमें हम लोग ये कल डिस्कस करेंगे। उसी के साथ आज के भी 2 एडिटोरियल हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो रहा है, वरना यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, टाइम क्या हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वीडियो हमारा 50 मिनट का 55 मिनट का हो जाता है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, लेकिन थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे दिक्कत। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है ऑयल प्राइसेस के बारे में। आज के टाइम पर आप देख पाओगे ऑयल प्राइसेस कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ आ रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आए हैं, लगभग दूसरे दिन पर काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं फ्राइडे में, ऐसा यहाँ पे डेटा ने बताया है। और साथ ही साथ ये भी बोला है जो यूएस के इन्वेंट्रीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं, ठीक है। और आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और आने वाले टाइम पे तो और भी ज़्यादा इसका आप कह सकते हो जो अमाउंट है, ये जो पेट्रोल है इसका रुपये बढ़ते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल आज के टाइम पर देखो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़, जब भी आपने ऑयल की बात सुनी होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में सुना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर एक 2 बॉडीज़ हैं, एक है ओपेक और दूसरी है ओपेक प्लस, ठीक है। यहीं से आपका पेट्रोल वगैरह आता है। यही कंट्रीज़, इनको ही हम लोग पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वो यही जो है कंट्रीज़ होती हैं जिनसे हम लोग पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं, या बाकी सारी कंट्रीज़ पेट्रोल को इंपोर्ट करती हैं। अब देखो मुद्दा क्या है कि ये चीज़ आपने देख ली, ये तो आपको मैं भी आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, आपने पर बैरल का नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे कि देखो इतने रुपए लीटर बैरल है, इतने रुपए लीटर बैरल है, तो बैरल का नाम तो पक्का सुना होगा आपने, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के हिसाब से देखा जाता है। तो ये बैरल एग्जैक्टली क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैरल के अंदर 158 लीटर तेल होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैरल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। जब भी आर्टिकल देखे होंगे आपने बैरल के हिसाब से देखे होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत बार लोगों ने पूछा भी है, ठीक है।
तो मैंने उनको कमेंट में मतलब वहीं पर रिप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि यहाँ से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज पहुँच पाएगा। एक बैरल के अंदर 158 लीटर आपको ये देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपके लिए दो इंपॉर्टेंट बॉडी है। दो इंपॉर्टेंट बॉडी के अलावा यहाँ पर कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे वो क्या है, वो है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ओपेक, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि इसमें जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं, ठीक है। मतलब कि जो बाकी सारी कंट्रीज़ की सरकार होती है वो यहाँ पर वर्क करती है, ठीक है। आपस में सरकारें मिलकर काम करती हैं, उसी वजह से इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इस ओपेक को क्रिएट किया गया था बगदाद के अंदर 1960 में। और कौन कौन सी कंट्री ने मिलकर इसको बनाया था, तो वो था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। नाउ ये जो कंट्री बाकी सारी कंट्रीज ने इसको बाद में ज्वाइन किया है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, वो है कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, कोंगो। तो इन सब कंट्रीज़ ने बाद में जाकर ज्वाइन किया है इसको, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे आज के टाइम पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको 13 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक तरीके से यहाँ से हट गई हैं। ओपेक का पर्पज़ क्या है? ओपेक का पर्पज़ ये है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो ये दुनिया भर में ऑयल को बेचती हैं, ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी कि ये जो ऑयल एक्सपोर्ट करने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस होते हैं ऑयल के, वो सेट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, वो है ओपेक प्लस। अभी हमने ओपेक के बारे में देखा, दूसरा है ओपेक प्लस। तो देखो, ओपेक के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो ओपेक प्लस के अंदर में आती हैं, जैसे कि अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान। ये सारी कंट्रीज़ ओपेक के अंदर में नहीं है, ठीक है। मतलब कि दोनों बॉडीज़ अलग अलग हैं। ओपेक प्लस में और कुछ एक्स्ट्रा बॉडीज़ हैं, एडिशनल बॉडीज़, एक्स्ट्रा एडिशनल कंट्रीज़ है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओपेक प्लस के अंदर मेंबर्स को ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस आज के टाइम पर और भी बहुत सारे चाइनीज़ फर्म्स को ऐड करने वाला है ब्लैक लिस्ट के अंदर, और ऐसा बहुत सारे सोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पे बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये बोलता है कि फ्राइडे में इन्होंने जो है लगभग 10 से और ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला है। और पहले से मतलब पिछले साल से बहुत सारी कंपनीज़ को ऑलरेडी ये लोग ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल चुके हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि चाइना के अंदर जो सिंजियांग वाला रीजन है, वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। चाइना के अंदर एक रीजन है जिसका नाम है जिंजियांग, ठीक है। वहाँ पर क्या किया जाता है, उइगुर मुस्लिम्स को काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ है, यूएस ने बहुत सारे जो चाइनीज़ फर्म्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला है। ओके, तो एक छोटा सा आर्टिकल है, कुछ भी यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, खासकर उइगुर मुस्लिम्स के बारे में। जिंजियांग वाले रीजन में आपको ही देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप गाइस यहाँ पर मैंने सारे जो छोटे वाले आर्टिकल्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अब रह गया है हमारा एडिटोरियल सेक्शन, हम लोग कल डिस्कस करते हैं। कल संडे है, कल एडिटोरियल वैसे भी नहीं आता है, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर विश्वास रखना, मैं कल डिस्कस करता हूँ। आज मेरे को हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वरना आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।